हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसा बेटा? बिल्कुल मज़े में यार। मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ रहे हैं अपन और बड़ा मज़ेदार चैप्टर पढ़ रहे हैं यार। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था, कहानी तो पहुंच चुकी थी, पर कहानी को आगे और बढ़ाना अभी तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ऐसे थोड़ी मज़ा आएगा, जब तक पूरी कहानी नहीं सुनेंगे पता कैसे लगेगा कातिल कौन था। आइए देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं ये दोनों भाई साहब, वॉटसन और क्रिक हैं, बड़े इंटेलिजेंट बंदे हैं। इन्होंने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था बेटा डीएनए का। देखने से इंटेलिजेंट लग रहे हैं, तो देखते हैं अब क्या 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 मॉडल दिया था, देखते हैं वॉटसन और क्रिक। क्या है भैया सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन एक्सपेरिमेंट? प्रूफ है, मेशलसन और स्टॉल का एक्सपेरिमेंट था और उसी को प्रूफ करके यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन दिया था। उन्होंने दो प्रिपरेशन करी, इकोलाई की बेटा। एक इकोलाई को मीडियम कंटेनिंग 15 जो आइसोटोप है बेसिकली नाइट्रोजन का, उसके अंदर ग्रो किया है। और N15 जो है ऑर्कोपोरेट हो गया बोथ डीएनए स्ट्रैंड और इन बोथ डीएनए स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड्स के अंदर, दोनों मॉलिक्यूलर चेंज के अंदर वहां पे चला गया है, हैवी बना दिया उसने वहां पे। और बात करें कि जो इकोलाई का जो एन सॉल्ट मीडियम है जो N14 के साथ है, N14 की भी इनकॉर्पोरेट हो गया डीएनए के अंदर और उसने थोड़ा लाइटर बना दिया। N15 हैवी आइसोटोप है, N14 थोड़ा लाइट आइसोटोप है नाइट्रोजन का। ट्रांसफर्ड इकोलाई सेल्स फ्रॉम N15 मीडियम टू N14 मीडियम। फिर उन्होंने इकोलाई जो N15 मीडियम में ग्रो किया था उसको N14 मीडियम ग्रोइंग मीडियम में डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर वन जनरेशन डीएनए वाज आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूग्ड यूजिंग CSCl डेंसिटी ग्रेडियंट। एक जनरेशन मतलब उन्होंने एक बार रेप्लिकेशन कर लिया अगर रेप्लिकेशन। अब क्या हुआ, जो डीएनए आइसोलेट किया उन्होंने, रेप्लिकेशन करने के बाद डीएनए आइसोलेट किया और उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, किसके थ्रू? क्या जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट होता है उसके थ्रू किया। तो इट्स डेंसिटी वाज इंटरमीडिएट बिटवीन N15 एंड डीएनए एंड N14 डीएनए। जो नया जनरेशन आया, फर्स्ट जनरेशन आई, उसका जो डेंसिटी थी वो N15 और N14 के बीच की इंटरमीडिएट डेंसिटी थी वहां पे। समझ में आया उस चीज के बारे में? दिस शोज दैट द न्यूली फॉर्म डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड N15 टाइप एंड वन स्ट्रैंड इज न्यू। इसने ये दिखाया कि एक जो दो स्ट्रैंड बने हैं, दो रेप्लिकेशन एक बार हुआ है, तो उसमें एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड नया है, और एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड नया है वहां पे। दिस शोज दैट द न्यूली फॉर्म्ड डीएनए वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, एक नया है पेरेंटल है और एक नया है बेटा N14 वहां पे। ये उसने शो किया। ये मेसेल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट था। इसमें N15 डीएनए है और ये बात करें वहाँ पे उसने क्या किया, N15 डीएनए का एक जनरेशन निकाली और वहाँ पे N14 डीएनए की फर्स्ट जनरेशन में उसको N14 डीएनए मिला एक स्ट्रैंड के अंदर वहाँ पे N15 में अभी भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर उसने सेकेंड जनरेशन ली, सेकेंड जनरेशन में उनको N14 का ही डीएनए वहाँ पे देखने को मिला। यहाँ पे N15 और N14 दो हाइब्रिड के देखने, इंटरमीडिएट डेंसिटी के देखने को मिले, और बेटा एक बिल्कुल लाइट डेंसिटी के, दो लाइट डेंसिटी के और दो इंटरमीडिएट डेंसिटी के देखने को मिले वहां पे। बात करें अपन हैवी डेंसिटी का तो रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा सर? क्योंकि यार मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे N15 का था एक, ये N14 का था एक। जब रेप्लिकेशन हुआ होगा तो N15 का वहां पे बात करें, N15 वाले ने हैवी डेंसिटी ग्रेडियंट बनाया होगा, N14 वाले ने वहां पे बात करें तो रेप्लिकेशन करके वहां पे सपोज करो कि N15 वाले ने रेप्लिकेशन करके दो स्ट्रैंड बना दिए, ये दो स्ट्रैंड वो N14 वाले के, ये वाला भी N15 वाला, इसने भी N14 वाले ने दो स्ट्रैंड बना दिए। और बात करें कि N15 ने वापस से वहां पे इंटरमीडिएट डेंसिटी के साथ N14 के साथ एक और स्ट्रैंड बनाया नया, तो वहां पे दो तो इंटरमीडिएट डेंसिटी के हो गए और दो लाइट डेंसिटी के हो गए बेटा। वहां पे N14 लाइट और N15 इंटरमीडिएट डेंसिटी के साथ हाइब्रिड पीछे की तरफ। ये वहां पे बताया, वहां पे मेसेल्स और स्टोन के एक्सपेरिमेंट ने। द मशीनरी एंड एंजाइम्स फॉर रेप्लिकेशन। अब अपन देखने जा रहे हैं कि क्या मशीनरी लगेगी और किस तरह से एंजाइम जो है लगेगी वहां पे रेप्लिकेशन के लिए। रेप्लिकेशन समझा दूं आपको, डीएनए का डीएनए से फॉर्मेशन, डीएनए की कॉपी बनना, वो रेप्लिकेशन है। अभी अपन ट्रांसक्रिप्शन नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना इस चीज को। अब जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वो जगह है बेटा जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन विद वन ओरिजिन इज कॉल्ड रेप्लिकोन। एक डीएनए का स्ट्रैंड आपके सामने है और यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन मतलब यहाँ पे एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो रेप्लिकेशन की यूनिटी तो है और उसमें एक ओरिजिन वहां पे प्रेजेंट है, एक जो है पॉइंट प्रेजेंट है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो उसको अपन रेप्लिकोन बोलेंगे। During replication, the two strands unwind and separate by breaking the H bonds in presence of an enzyme helicase. आप देख सकते हैं कि रेप्लिकेशन के दौरान क्या होगा, सबसे पहले तो अपन को दोनों स्ट्रैंड्स को अलग करना है। इसकी कॉपी अलग बनेगी, इसकी कॉपी अलग बनेगी। ठीक है, समझ में आया? तो इन दोनों को अलग अलग करना होगा, जुदा करना होगा। जुदा करने के लिए इनके बीच में गलतफहमियां पैदा करेगी हेलिकेज एंजाइम, और गलतफहमियां पैदा करके बेटा इनके बॉन्ड को तोड़ देगी। यही तो होता है, दो के बीच में तीसरा आके तो गलतफहमियां पैदा करके बॉन्ड तोड़ देता है बेटा।
डीएनए की बात कर रहा हूं मैं बेटा, है ना, हेलिकेज एंजाइम की बात कर रहा हूं, और आके तोड़ दिया बॉन्ड्स को, उन्होंने निमटा दिया, अलग अलग कर दिया दोनों को। अब नए बॉन्ड्स बनेंगे यार, जब पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे बेटा तभी तो नए बॉन्ड्स बनेंगे ना। हाँ, अब नए बॉन्ड्स बनने वाले हैं दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स के अंदर। द सेपरेटेड स्ट्रैंड्स एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड। अब ऐसा होने वाला है भैया, जो सेपरेटेड स्ट्रैंड है वो अब पेरेंटल डीएनए का काम करते हुए टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करेंगे कि भाई साहब इस स्ट्रैंड को देखते हुए कोडिंग करके दूसरा स्ट्रैंड लेके आना है आपको। समझ में आया? उसी को टेम्पलेट स्ट्रैंड अपन कहते हैं। नया डीएनए उसी को ध्यान में रखते हुए बनेगा। डीएनए रेप्लिकेट होता है बेटा 5' to 3' डायरेक्शन में। डीएनए रेप्लिकेशन होता है 5' to 3' डायरेक्शन में। ये किसकी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है टेम्पलेट स्ट्रैंड की टेम्पलेट स्ट्रैंड 3' to 5' होगा तो फिर आरएनए जो वहां पे नया स्ट्रैंड बनेगा बेटा, आरएनए प्राइमर जो काम करेगी नया स्ट्रैंड बनाने का, वो करेगी 5' to 3'। आरएनए प्राइमर फिक्स है कि 5' to 3' ही काम करती है, तो उसके अपोजिट जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए वो 3' to 5' होना चाहिए बेटा। डीएनए रेप्लिकेशन 5' to 3' में होता है तो आरएनए प्राइमर वहां पे सिंथेसाइज करेगी बेटा, और आरएनए प्राइमर जो है वहां पे प्राइमेज एंजाइम की हेल्प से वहां पे प्राइमर प्रोड्यूस करेगी। यहाँ पे ओरिजिन है और ये टर्मिनेशन है। यहाँ से ओरिजिन यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे ओरिजिन की साइड वहाँ पे प्रेजेंट होती है। सबसे पहले ओरिजिन वहाँ पे इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एट वन ओरिजिन, ओरिजिन पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन एट वन ओरिजिन, इनिशिएशन एट सेकंड ओरिजिन, मतलब दोनों तरफ रेप्लिकेशन होता है। ऐसे एक साथ ऐसे नहीं किया भाई सब इधर से इधर, दोनों तरफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है और फिर दूसरी ओरिजिन पे भी वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया। तो बेटा बात करें कि ओरिजिन से ओरिजिन पूरा यहाँ पे बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन कंटिन्यूज अंटिल टर्मिनल आर रीच्ड। आप देख सकते हैं दोनों में टर्मिनल जब तक रीच नहीं हो जाते दोनों तरफ रेप्लिकेशन वहां पे होता रहता है। 3' to 5', ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि 3' to 5' पोलैरिटी है इस एक स्ट्रैंड की, यहां पे देख सकते हैं, और दूसरे स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5' to 3'। तो 5' to 3' पे तो डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि आरएनए प्राइमर की एक कंडीशन है, बहुत जिद्दी है, कह दिया उसने कि मैं तो भैया 5' to 3' ही काम करती हूं, तो अपोजिट पोलैरिटी वाला ढूंढेगी वो। खुद तो 5' to 3' काम करेगी ना, तो वो ऐसा स्ट्रैंड ढूंढेगी जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी। तो इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' है बेटा, तो इस स्ट्रैंड पे कंटिन्यूस सिंथेसिस करेगी। और उसने बोला कि चलो कर लूंगी यार, बुरा मत मानो, मैं तो 5' to 3' वाले पे भी कर लूंगी, पर डिसकंटिन्यूअस करूंगी। कैसे करूंगी? डिसकंटिन्यूअस वहां पे काम करूंगी मैं। तो एक स्ट्रैंड पे तो कंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, रेप्लिकेशन होता है, और एक पे डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे एक एंजाइम है बेटा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मेनी न्यूक्लियोटाइड जॉइन विद वन अनदर टू द प्राइमरी स्ट्रैंड एंड फॉर्म ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पे ये बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे ज्वाइन होते गए हैं और इसी वजह से यहाँ पे एक नया स्ट्रैंड बनता जा रहा है। किस एंजाइम की हेल्प से? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पॉइंट फॉर्म्स ए वाई शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रेप्लिकेशन फॉर्म। ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे स्ट्रैंड अलग होंगे तो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जिसको रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। द डीएनए पॉलीमरेज फॉर्म्स वन न्यू स्ट्रैंड, जिसको अपन लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, इन ए कंटिन्यूअस स्ट्रेच इन द 5' to 3' डायरेक्शन। इस जो नया स्ट्रैंड बन रहा है बेटा 5' to 3' डायरेक्शन में, किस टेम्पलेट स्ट्रैंड पे? 3' to 5' वाले पे, उसको अपन बेटा वहां पे नाम देंगे लीडिंग स्ट्रैंड। समझ में आया लाला? क्या गेम चल रहा है? गेम इतना सा है कि आरएनए प्राइमर जो काम करना चाहती है वो करेगी, अपने हिसाब से डीएनए टेम्पलेट चूज करेगी और काम भी उसी डायरेक्शन में करेगी। 3' to 5' पे कंटिन्यूअस, 5' to 3' पे डिसकंटिन्यूअस करेगी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये वही बात यार। अब देखते हैं अपन द अदर न्यू स्ट्रैंड, जो नया स्ट्रैंड दूसरा भी फॉर्म हो रहा है वो डिसकंटिन्यूअस है। इस फॉर्म इन स्मॉल स्ट्रेचेस, इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। एक फ्रेगमेंट बन गया, दूसरा फ्रेगमेंट बन गया, फिर आगे दूसरा फ्रेगमेंट बन रहा होगा, उसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलेंगे बेटा। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट 5' to 3' डायरेक्शन में बन रहे हैं। हाँ सर समझ में आ गई बात तो, पर सर ये टूटे हुए हैं तो इनके दिलों को जोड़ेगा कौन? अरे जोड़ेगी भी एक एंजाइम जिसका नाम है डीएनए लाइगेज। बेटा तोड़ती भी वही है तो जोड़ती भी तो होगी ना यार। अगर लैगिंग स्ट्रैंड जो है पीछे रह जाता है, इसको जोड़ने का काम करती है डीएनए लाइगेज। इफ ए रॉन्ग बेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन द न्यू स्ट्रैंड, डीएनए पॉलीमरेज कैन डू प्रूफ रीडिंग। अगर कोई रॉन्ग बेस वहां पे एड अप हो जाता है, रॉन्ग नाइट्रोजन बेस पेयर अप हो जाता है, तो है बात करें वहां पे डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग भी करती आती है पीछे से, और नए बेस को पूरा नए गलत बेस को हटा के फिर वहां पे नया बेस लगा दिया जाता है।
ई कोलाई कंप्लीट्स रेप्लिकेशन विद इन 38 मिनट्स, दैट इज 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड। 2000 बेस पेयर्स पर सेकंड को कंप्लीट करता हुआ 38 मिनट्स के अंदर पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन कर लेता है बेटा ये। द अदर न्यू स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड इन स्मॉल, इसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट इसको अपन बोलते हैं, वो अपन ने बात करी। Energetically, replication is a very expensive process. Deoxyribonucleoside triphosphatase act as substrate and also provide energy for polymerization. Deoxyribonucleoside triphosphatase जो एंजाइम है बेटा, वहाँ पे बेसिकली एटीपी प्रोवाइड करती है, बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस है जो है रेप्लिकेशन। यूकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो एस फेज, सिंथेसिस फेज के अंदर होता है, जो अपन ने पढ़ी थी सेल डिवीजन, याद है, भूलना मत यार तुम, ठीक है, भूलेगा तो निपटेगा बेटा। ए फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट्स इनटू पॉलीप्लॉइडी। और कभी कभी ऐसा होता है सेल डिवीजन पूरी तरह से नहीं हो पाता, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, तो एक ही डीएनए की 2 कॉपीज वहां पे हो जाती हैं और इसी को अपन पॉलीप्लॉइडी वहां पे कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के अकॉर्डिंग एक स्ट्रैंड पेरेंटल होता है और एक नया स्ट्रैंड वहां पे फॉर्म होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि पूरा पुराना जो है खत्म नहीं हो जाएगा, उस पुराने के स्ट्रैंड के बेसिस पे नया स्ट्रैंड वहां पे बनेगा। तो एक तो पुराना और एक नया सेमी कंजर्वेटिव मॉडल होता है बेटा, एक तो टेम्पलेट डीएनए का काम करता है और एक नया स्ट्रैंड वहां पे बन रहा होता है, ये अपन ने देखा। न्यूक्लियर क्रोमोसोम्स, अनजिपिंग डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, साइमल्टेनियस एप्लीकेशन टू न्यू डीएनए स्ट्रैंड्स। स्टेप्स हैं बेटा ये। सबसे पहले बात करें वहां पे एंजाइम जो इन्वॉल्व होती है, हेलिकेज एंजाइम खोलेगी, खोलने के बाद बेटा वहां पे पॉलीमरेज एंजाइम नया डीएनए सिंथेसाइज करेगी और जो फ्रेगमेंट्स में सिंथेसाइज हो उनको जो है लाइगेज वहां पे जोड़ देगी बेटा। Each strand of DNA is a chain of 4 smaller molecules, जो है बात करें अपन वहां पे 4 स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। लाइगेज एंजाइम जोड़ देती है नए डीएनए फ्रेगमेंट्स को, फाइनली एक पूरा रेप्लिकेटेड डीएनए वहां पे आता है और डबल हेलिक्स वहां पे जो है बेसिकली बात करें तो वहां पे बन जाते हैं। इस तरह से वहां पे चीजें होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, फिर वो डबल हेलिक्स अलग होकर क्रोमोसोम्स वहां पे बना लेते हैं बेटा। बात करें सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया सेंट्रल डॉगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उसके अकॉर्डिंग क्या था कि डीएनए का डीएनए बनना रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनना बेटा ट्रांसलेशन होता है। यही सेंट्रल डॉगमा है, केंद्रीय डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं यार, वो घड़ी आ गई है जब ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा जाएगा, कैसे बनता है डीएनए से एमआरएनए यार, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है प्रोसेस। इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए। जो प्रोसेस होती है कॉपिंग की, डीएनए की जो प्रोसेस जो बेसिकली डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एमआरएनए में कन्वर्ट करना, उस प्रोसेस का नाम ही वहां पे ट्रांसक्रिप्शन है। एडिनाइन जो है बेस पेयर बनाता है यूरासिल के साथ थाइमिन की जगह, क्योंकि अब एमआरएनए बनाना वहां पे अपन को। बोथ स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड। अब यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे डीएनए का एक स्ट्रैंड ही काम आने वाला है, दोनों स्ट्रैंड कॉपी वहां पे नहीं होंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं अपन, इसके अंदर 3 रीजंस होते हैं। एक प्रमोटर होता है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगी, एक स्ट्रक्चरल जीन होती है जिसका पूरे का ट्रांसक्रिप्शन होना है, और टर्मिनेटर वो होता है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। सिंस द टू स्ट्रैंड्स हैव अपोजिट पोलैरिटी, एक की 5'3' एक की 3'5' होती है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, वहां पे कौन सी थी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यहां पे है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करेगी पॉलीमराइजेशन को ओनली वन डायरेक्शन 5'3'। तो यहाँ पे जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 5'3' होगी वही वहां पे बेसिकली काम करेगा, किसका बेटा, कोडिंग स्ट्रैंड का काम करेगा। उसको देखते हुए कोड्स लेके आएगा वहां पे एमआरएनए, और 3' जो होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा वहां पे। तो क्योंकि 5' डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज काम करती है, तो वो उस स्ट्रैंड पे काम करेगी जिसका 3' पोलैरिटी होगी, और बाकी जो सामने वाला जो है जिसकी पोलैरिटी 5' है उसके हिसाब से वहां पे जो है अमीनो एसिड्स आके जुड़ेंगे बेटा एमआरएनए के अंदर, कोडोन्स आके जुड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी पोलैरिटी 3' है, तो इसकी पोलैरिटी 5' है, इसको तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के फॉर्म में काम में लेंगे और इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कराएंगे बेटा। इसको देखते हुए इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वहां पे की जाएगी।
स्कीमेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का। अपन एक स्ट्रक्चर आपने सामने मौजूद है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसी होती है दिखने में। ये प्रमोटर है जहां से ट्रांसक्रिप्शन होना है बेटा, ये पूरी स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, और यहां पे आके टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, ये प्रमोटर यहां पे लग गया है, प्रमोटर स्टार्ट करवाएगा और टर्मिनेटर वहां पे स्टॉप करवा देगा। जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे बेटा, इस स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग वहां पे जो है नया जो है एमआरएनए फॉर्म होगा, और ये स्ट्रैंड के कोडोन्स के अकॉर्डिंग वहां पे जो नई यूनिट्स आएंगी वो इसके कोडिंग स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग वहां पे आएंगी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। जीन जो है फंक्शनल यूनिट होती है बेटा इनहेरिटेंस की। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल इज कंसिडर्ड एज जीन। डीएनए सीक्वेंस जो कि ट्रांसफर आरआरएनए को कोड कर रहा हो, या बात करें राइबोसोमल आरआरएनए को कोड कर रहा हो, उसको अपन जीन कहते हैं बेटा। ए सेगमेंट ऑफ डीएनए अकॉर्डिंग कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन। उस सेगमेंट को जो कि कोडिंग कर रहा है वहां पे, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के लिए, उसको सिस्ट्रॉन कहेंगे। और द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज सेड एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। अपन सिस्ट्रॉन किसको कहेंगे? स्ट्रक्चरल जीन को सिस्ट्रॉन कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली वही क्या कर रही है वहां पे, वो एमआरएनए को बनवा रही है वहां पे, उसको देखते हुए एमआरएनए बन रहा है वहां पे। उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि बात करें वहां पे एक ही यूनिट होती है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसके अंदर होती है? प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा होता है बेटा कि उस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर, जिसको अपन मोनोसिस्ट्रॉनिक यूनिट भी बोल रहे हैं, उसके अंदर बेटा आपको कुछ बीच बीच में ऐसे कोडोन्स देखने को मिलेंगे जो कि इंटरप्टेड होंगे बेटा। तो यूकैरियोट्स के अंदर जो जीन बनेगी ना बेटा, वहां पे स्प्लिट जीन बनेगी, उसको छोटे छोटे भागों में काट के वापस से जोड़ दिया जाएगा बाद में। द कोडिंग सीक्वेंसेस जो प्रोकैरियोट्स में होते हैं वो वहाँ पे नहीं होते हैं। अब यूकैरियोट्स में जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको अपन एक्सॉन्स कहते हैं, और जो नहीं कोडिंग शो करते बेटा उनको इंट्रॉन्स कहते हैं, जो बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे। तो इंट्रॉन्स को हटाने की प्रक्रिया को अपन स्प्लाइसिंग कहते हैं। इंट्रॉन्स को हटा देंगे, एक्सॉन्स को जोड़ देंगे, क्योंकि वही एक्सप्रेशन देंगे जीन के फॉर्म में। इसी प्रोसेस को अपन स्प्लाइसिंग कहते हैं बेटा, जो आगे जाके पढ़नी है अपन को। ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं बैक्टीरिया के अंदर, प्रोकैरियोट के अंदर। एक प्रमोटर वहां पे मौजूद है, 3' to 5' वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होना है, तैयारियां पूरी हो चुकी है। वहां पे आरएनए पॉलीमरेज आ चुकी है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आ चुकी है। प्रमोटर के साथ वहां पे एक सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। सिग्मा फैक्टर जुड़ के प्रमोटर को ये बताता है कि अब तुझे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना है। ठीक है, यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही सिग्मा फैक्टर होता है। ठीक है भैया, अब भैया इनिशिएशन हो चुका है। ठीक है, इनिशिएशन हो चुका, ओराई से इनिशिएशन हुआ, डीएनए वहां पे आरएनए बनता जा रहा है पीछे की तरफ, सिग्मा फैक्टर जुड़ा हुआ है अभी भी से ना। सिग्मा फैक्टर जैसे ही प्रमोटर के साथ जुड़ा और प्रमोशन साइट को, प्रमोटर साइट को उसने वहां पे जो है आइडेंटिफाई किया। जैसे ही वहां पे आइडेंटिफाई किया, सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाता है। उसका काम सिर्फ इतना सा है कि भाई साहब मैं तुझे आइडेंटिफाई करवा दूंगा, किसको? प्रमोटर साइट को। जैसे प्रमोटर साइट आइडेंटिफाई करवाई आरएनए पॉलीमरेज को, वो सिग्मा फैक्टर वहां से हट जाता है। अब आरएनए पॉलीमरेज अपना काम शुरू करेगी, और किस तरफ जाएगी बेटा? 3' to 5' में काम करते हुए, खुद 5' to 3' काम कर रही है और पहुंच रही है किस एंड की तरफ? 5' की तरफ। एलोंगेशन होगा, मतलब आरएनए वहां पे बन रहा है। टर्मिनेशन में क्या होगा कि वहां पे एक प्रोकैरियोट्स के अंदर एक टर्मिनेशन रोकने के लिए वहां पे रो फैक्टर होता है। रो फैक्टर जुड़ेगा किसके साथ? उस आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और उसको रोक देगा कि भैया टर्मिनेशन साइट आ चुकी है। वो किसको रोक देगा? कि टर्मिनेशन साइट आ चुकी है। तो एक कंप्लीट आरएनए बनके वहां पे प्रोकैरियोट्स के अंदर निकल जाएगा। यहां पे कोई इंट्रॉन्स एक्सॉन्स नहीं होते, कंप्लीट आरएनए बनके निकल गया, और आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर को लेके अलग वहां से हो गई। इस तरह से वहां पे हुआ। ट्रांसक्रिप्शन ऐसे होता है बेटा। ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए ये देखो अनवाइंडिंग होती है, एमआरएनए बनता जाता है, निकलता जाता ही आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के साथ काम करके, और वहां पे टर्मिनेशन हो गया। इस तरीके से वहां पे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोबारा से कि यहाँ पे बेसिकली बात करें इस तरीके से, वहां पे ये आरएनए पॉलीमरेज आई और वहां पे अनवाइंडिंग हुई, और ये नया चेन सिंथेसिस होना शुरू हो गया वहां पे। इस तरीके से वहां पे एमआरएनए का नया सिंथेसिस। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। सबसे पहले इनिशिएशन होगा, यहाँ पे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड होगी प्रमोटर साइट से, उसकी बेसिकली लोकल अनवाइंडिंग होगी, डीएनए के जो डबल हेलिक्स से अलग हो जाएंगे वहां पे, तभी बाइंड हो पाएगी। वहां पे एक इनिशिएशन फैक्टर जिसको सिग्मा फैक्टर बोलते हैं, वो प्रोकैरियोट्स के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, यूकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। इनिशिएशन फैक्टर में सिग्मा फैक्टर आके वहां पे प्रेजेंट होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करवाता है आरएनए सिंथेसिस, फिर अलग हो जाएगा वहां पे।
एलोंगेशन होना शुरू हो जाएगा, आरएनए चेन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएगी 5' to 3' डायरेक्शन में। इसमें एक्टिवेटेड राइबोन्यूक्लियोसाइड आके जुड़ने लग जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी वहाँ पे हेल्प करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और दिस इज कॉम्प्लीमेंटरी टू द बेस सीक्वेंस इन द डीएनए टेम्पलेट। जो डीएनए टेम्पलेट है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम कर रहा है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स वहाँ पे आके जुड़ने लग जाएंगे। टर्मिनेशन में रो फैक्टर आएगा, बाइंड होगा आरएनए पॉलीमरेज के साथ, रोक देगा एक्टिविटी को, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वहां पे कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोकैरियोट्स के अंदर है। बात करें अपन यूकैरियोट्स में, वहां पे रो फैक्टर और सिग्मा फैक्टर थे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट है। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर 3 आरएनए पॉलीमरेज होती हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, ये राइबोसोमल आरआरएनए जो होती हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन करने का काम करती हैं। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये बेटा एचएन हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए को सिंथेसाइज करने का काम करती है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये ट्रांसफर आरएनए या 5s आरआरएनए या स्मॉलर न्यूक्लियर आरआरएनए को सिंथेसिस करने का काम वहां पे करती हैं। ध्यान रखना, आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन तो यहाँ पे भी हुआ, ठीक है। और बेटा ट्रांसक्रिप्शन होने में अपन ने देखा कि यहाँ पे इंट्रोन्स जो है ना बीच बीच में, ये इंट्रोन्स अपने किसी काम के नहीं है, इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ है, ये तो जुड़ गए बस यहाँ पे, तो इनको हटा देंगे और एक्सोन्स के सेगमेंट्स को जोड़ देंगे बेटा अपन लास्ट में, जब टर्मिनेशन हो जाएगा पूरा। द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एसएनआरएनए कंटेन बोथ द एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स। हिस्टोन्यूक्लियर जो आरएनए है उसके अंदर जो नया आरएनए सिंथेसिस एक्सोन्स इंट्रोन्स दोनों होते हैं। इंट्रोन्स नॉन फंक्शनल है और उनको रिमूव कर दिया जाता है बेटा स्प्लाइसिंग प्रोसेस से। इंट्रोन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सोन्स आर स्प्लाइस्ड, ज्वाइन कर दिया जाता है वापस। फिर उसके बाद उसमें कैपिंग की जाती है। कैपिंग में क्या होता है कि अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट करके होता है, उसको 5' एंड पे 5 mg कैप भी कहते हैं बेटा इसको, 5' एंड पे आरएनए के वहां पे ऐड कर दिया जाता है। और पॉली ए टेलिंग में क्या होता है, पॉली एडाइलेशन भी उसको बोलते हैं अपन। यहाँ पे एडिनाइलेट रेजिड्यूज की 200 से 300 बेस पेयर्स होते हैं, उनको 3 एंड पे वहां पे ऐड कर दिया जाता है बेटा। इससे वहां पे एमआरएनए क्या हो गया, थोड़ा स्टेबल हो चुका है वहां पे, वरना वो और आगे रिएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे अपन ने कैपिंग और टेलिंग कर दी यहाँ पे, ठीक है। कैपिंग करी 5' एंड पे मिथाइल ग्वानोसाइन कैप से वहां पे, और जो पॉली एडिनाइलेशन करा है या पॉली ए टेलिंग करी है वो एडिनाइलेट जो रेजिड्यूज है 200 से 300 बेस पेयर्स, उसको ऐड करा अपन ने वहां पे 3' एंड पे। इसी को अपन जो है कैपिंग और टेलिंग कहते हैं डीएनए की। जेनेटिक कोड की बात करते हैं बेटा, क्या होता है जेनेटिक कोड? इट इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नाइट्रोजन बेसिस इन द एमआरएनए व्हिच कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। जिसके पास पूरी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन होती है वो कोड, AUG, GUG, ये सब कोड है बेटा। कोड ट्रिपलेट होता है, जैसे AUG, GUG। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, मतलब सब जगह वही रहेगा। अमेरिका में चले जाओगे तो भी उसी अमीनो एसिड का वही कोड रहेगा। नो पंक्चुएशन आर प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट कोडोन्स, कोई कॉमा वोमा नहीं होता इनके बीच में। नॉन ओवरलैपिंग होते हैं, ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे होते हैं। GUG का जो अमीनो एसिड है वो वही होगा। सिंगल अमीनो एसिड इज रिप्रेजेंटेड बाय मैनी कोडोन्स, एक सिंगल अमीनो एसिड जो है बहुत सारे कोडोन से वहां पे जो है जनरेट हो सकता है, इसको कहते हैं अपन डीजनरेशन ऑफ कोड। जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस बेटा, इसका मतलब होता है वन कोडोन स्पेसिफाई ओनली वन अमीनो एसिड। अगर GUG बात करें वैलिन को कर रहा है तो फिर वो GUG किसी और को नहीं करेगा वहां पे। AUG इज द इनिशिएटर कोडोन, यूकैरियोट्स के अंदर मिथ्योनाइन का कोडोन भी AUG है, इनिशिएटर कोडोन भी AUG है, और फॉर्मल मिथ्योनाइन जो प्रोकैरियोट्स के अंदर है उसके लिए भी AUG है। टर्मिनेशन कोडोन जो है वो UA है, UAG और UG है। इनको नॉनसेंस कोडोन भी बोलते हैं, किसी को कोड नहीं करते, ये जुड़ जाएंगे वहीं पे बेटा, वहां पे बेसिकली बात करें टर्मिनेशन हो जाएगा। 20 अमीनो एसिड्स अपने होते हैं बेटा, इन सबके कोड्स अलग अलग है। एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पार्जिनिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनाइन, फिनाइलैनिन, प्रोलिन, सेरिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, ट्राइरोसिन और वैलिन। 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड अपने सामने मौजूद है, अपनी बॉडी के अंदर होते हैं यूकैरियोट्स के अंदर। और बात करें तो यही 20 अमीनो एसिड्स अपन को अलग अलग सीक्वेंस वहां पे जनरेट होते हैं, जुड़े होते हैं और अलग अलग प्रोटीन्स वहां पे बनाते हैं। जेनेटिक कोड की जो है डिक्शनरी की बात करने वाले हैं अपन। ट्रांसलेशन की बात करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ आरएनए, ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले अपन को टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ने पड़ेंगे। 3 तरह के आरएनए होते हैं। पहला होता है एमआरएनए, इसको मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं बेटा। इट प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो अभी अपन ने बनाया है वो एमआरएनए ही बना, बेसिकली एमआरएनए वहां पे बनाया है।
टीआरएनए क्या होता है बेटा, ये टीआरएनए जो है ये अमीनो एसिड्स को लेके आता है प्रोटीन सिंथेसिस जो अपन करते हैं, ट्रांसलेशन जब करते हैं जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग। और आरआरएनए जो है वो अपन को ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। दो सब यूनिट्स आती है राइबोसोमल आरएनए की, स्मॉलर और जो और बिग, और दोनों को जुड़ने से बेटा वहां पे एमआरएनए पूरा सिंथेसाइज होता है नया का नया। क्लोवर लीफ मॉडल गिवन है टीआरएनए का, क्योंकि टीआरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल के नाम से भी जाना जाता है और यही अमीनो एसिड्स को लेके आएगा, तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करें तो अमीनो एसिड वाला जो यहाँ पे एंड होता है, एक डीएचयू लूप होता है, एक टीवाईसी लूप होता है बेटा, और एक एंटीकोडोन या एंटीसेंस लूप वहां पे होता है। तो जिस कोडोन को वो लेके आता है उसका एंटीकोडोन वहां पे मौजूद है। जैसे एयूजी को लेके आ रहा है तो उसका एंटीकोडोन यूएसी है वहां पे मौजूद है, ठीक है। अगर बात करें यूएसी मौजूद है तो उसका एयूजी वहां पे मौजूद है, टायरोसिन के लिए एयूजी, ठीक है। तो हर अमीनो एसिड का अलग अलग एंटीकोडोन मौजूद होता है वहां पे। ये डीएनए है, डीएनए का एक सेगमेंट जो है वो जीन कहलाता है बेटा, ठीक है। और जीन आगे जाके ट्रांसलेशन करके बेटा क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन फिर ट्रेड के रूप में आपको दिखाई देता है। हाइट की जीन है, प्रोटीन करके उसने ट्रांसलेशन करके वहां पे बेसिकली बात करें तो जीन ने वहां पे ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाया, और प्रोटीन ने बेटा वहां पे अपने आप को एक्सप्रेस किया ट्रेड के रूप में। ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस, इट टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स, इंक्लूड्स 4 स्टेप्स, 4 स्टेप्स होती है इसके अंदर। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। स्टेप वाइज देखते हैं। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए क्या होती है, जिसको अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए भी कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में टीआरएनए जाएगा और उस अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा। तो अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा, किस बेसिस पे लाएगा कि उसके जो नीचे एंटीकोडोन है उसके बेसिस पे वहां पे अमीनो एसिड आएगा बेटा। फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड रिक्वायर्स एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी। फॉर दिस अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड एंड लिंक्ड टू देयर कॉग्नेट टीआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग। जो टीआरएनए गया है अमीनो एसिड को लेने, उसके अमीनो एसिड को जैसे वो ज्वाइन करेगा बेटा वहां पे किसकी प्रेजेंस में, अमीनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इसी को अपन चार्जिंग बोलते हैं वहां पे। सेकेंड स्टेप आती है इनिशिएशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टीआरएनए सीजीटी किसके लिए लेके आया, जीसीए के लिए लेके गया। एमआरएनए यहाँ पे था, एमआरएनए के अकॉर्डिंग वहां पे सीजीटी लेके आया वो, और सीजीटी लेके आया तो बेटा वहां पे बेसिकली एलएनएन को लेके आया वो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं आप, जो टीआरएनए आ चुका है वो जीयूयू के अकॉर्डिंग सीए लेके आया, और सीए किसका कोड है बेटा, वेलिन का कोड है वहां पे। तो वेलिन को वहां पे अटैच कर लेगा, दोनों के बीच में वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। NH2 और COH के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा वहां पे। इसी तरह डाइपेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा बेटा सभी पेप्टाइड्स के बीच में। और जो जिस टीआरएनए का काम खत्म हो चुका है वो जा चुका होगा, और जो लेके आ रहा है वो चार्जिंग लेके आ रहा है, वहां चार्ज टीआरएनए है जो लेके आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे AU के अकॉर्डिंग UUA लेके आ रहा है, लाएगा बॉन्ड बनाएगा बेटा यहाँ पे। और बेसिकली बात करें तो यहाँ से जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनता जाएगा, अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। इट बिगिंस एट द 5' एंड ऑफ एमआरएनए इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनिशिएशन फैक्टर। यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर के जो है बेस पे 5' एंड पे स्टार्ट हो गया। एमआरएनए ट्रांसक्राइब्स फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरएनए ट्रांसक्राइब होता है डीएनए से राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। एमआरएनए बाइंड्स टू द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। एमआरएनए बाइंड हो गया सब यूनिट से, 30S सब यूनिट होती है। नाउ द लार्ज सब यूनिट बाइंड्स टू द स्मॉल सब यूनिट। फिर लार्ज जो 70S है वो यहाँ पे बाइंड, 50S यहाँ पे बाइंड हुई आके, ठीक है। इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा तैयार हो गया। लार्ज सब यूनिट हैज 2 बाइंडिंग साइट, 2 बाइंडिंग साइट होती है। पहली होती है टीआरएनए अमीनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, ठीक है। ये साइट हो गई वो ए साइट जिसको अपन बोलते हैं। फिर होती है पी साइट बेटा, वहां पे पी साइट पे क्या होता है, नया आके जुड़ता है। इनिशिएशन कोडन फॉर मिथ्योनाइनेज AUG, AUG यहाँ से स्टार्ट हो गया, और वहां पे बेसिकली मिथ्योनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बन गया, और उसके बाद UAC वहां पे आया। स्टार्ट होने के बाद वहां पे बेसिकली एंटीकोडोन वहां पे मिल गया उसको। एलोंगेशन में चेन वहां पे बनती रहती है। पी साइड पे बेटा फर्स्ट कोडोन, एट द पी साइड द फर्स्ट कोडोन ऑफ एमआरएनए बाइंड विद द एंटीकोडोन। ये देखो, ये पी साइड, ये ए साइड, ठीक है। पी साइड से निकलते रहेंगे, ए साइड पे आते रहेंगे बेटा, ए फॉर अराइवल। देन अनदर अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स विद एन एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड एंटर्स द राइबोसोम एंड अटैच्ड टू ए साइड पे अटैच हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इट्स एंटीकोडोन बाइंड्स टू द सेकंड कोडोन ऑन द एमआरएनए एंड ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। इसके और इसके बीच में वेलिन और एस्पर्जिन इनके बीच में वहां पे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसी की तरह फिर ये आगे इधर पी साइड पे आ जाएगा, नया आएगा तो ए साइड पे आ जाएगा। और ये माइक्रो जो राइबोसोम इसकी यूनिट आगे की तरफ ऐसे बढ़ते रहेगी, ट्रांसलेशन बढ़ता रहेगा, और पीछे की तरफ वहां पे अमीनो एसिड्स जुड़ते रहेंगे। इसको बेटा पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम की वहां से हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड बनता रहेगा।
द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड इट्स टीआरएनए आर ब्रोकन, फिर वो ब्रोक हो जाएगा, फिर नया वाला आएगा, नया जुड़ेगा पीस, और इसी तरह से जो चेन बढ़ती रहेगी. Then the third codon comes into A site and appropriate tRNA with third amino acid binds at the A site. This process is repeated. A group of ribosomes associated with a single mRNA for translation is called polyribosome. इनको polyribosomes पूरा कहते हैं, पूरी यूनिट यहाँ पे अटैच होती है. टर्मिनेशन जब होगा तो क्या होगा, अमीनो एसिड टीआरएनए रीचेज द टर्मिनेशन कोडन लाइक यूए पहुंच गया वहां पे. ठीक है, यूए पहुंचने के बाद बेटा बात करें कि टर्मिनेशन ट्रांसलेशन हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा ट्रांसलेशन का. द पॉलीपेप्टाइड एंड टीआरएनए आर रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, दोनों रिलीज हो जाएंगे बेटा. ठीक है, राइबोसोम्स डिसोसिएट हो जाएंगे, लार्ज सब यूनिट के अंदर अलग अलग हो जाएंगे. और बात करें कि वहां पे पूरी पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रोटीन के फॉर्म में वहां पे सिंथेसिस हो जाएगी. इस तरह से चीजें वहां पे होगी बेटा. ये मिथुनान आया, यूएसए आके जुड़ा बेटा उससे. ठीक है, जुड़ा, ऊपर मिथुनान आके ये स्मॉलर सब यूनिट आके जुड़ेगी, लार्जर सब यूनिट की ए साइट आके जुड़ेगी. ये पी साइट है, ये ए साइट है, ए साइट पे नया आके जुड़ा. ठीक है, ए साइट पे नया आके जुड़ा बेटा, ये ए साइट पे नया आके जुड़ा यहाँ पे. ठीक है, बॉन्ड बन गया नया, ये पॉलीपेप्टाइड बन गया पूरा, यहाँ पे बन गया, अलग हो गया, वो अलग हो गया, पी साइड से अलग हो गया वहाँ पे. अब राइबोसोम यूनिट आगे बढ़ गई, ये ए साइड खाली होगी, वापस नया आया, ये एक अलग हो गया, मिथुनान से अलग हो गया वहाँ पे, फिर ये पी साइड पे आ गया, फिर ए साइड पे नया आया, फिर अलग हो गया. इस तरीके से ट्रांसलेशन प्रोसेस वहाँ पे चलती रहती है बेटा. कब तक चलेगी, जब तक के यहाँ पे नहीं आ जाएगा. यहाँ पे क्या आ गया, स्टॉप कोडन आ गया. यहाँ पे स्टॉप कोडन आ गया, तो स्टॉप कोडन में बेटा पॉलीपेप्टाइड की चेन अलग होगी वहाँ पे पुली, और यहाँ पे इस चीज़ें ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया. तो ये अपन ने बात करी यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की. देखा, बड़ी अमेजिंग प्रोसेस है यार, बहुत ज़्यादा चीज़ें अपन को देखने को मिली है, किस तरह से 30 है, और पूरी मशीनरी अपन ने देखी, बड़ी अमेजिंग चीज़ें देखी है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी है. क्वेश्चंस वो डिस्कस किए जहाँ से चीज़ें बनती है, पूछे जाते हैं. बाकी बातें करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू.